नमस्कार, वेलकम टू मीमांस एकेडमी। ये लेक्चर है एमपीपीएससी 2026 के लिए, जिसके अंतर्गत हम यूनिट 2 के पीवायू कर रहे हैं, जिसमें दिया गया है मध्य प्रदेश का इतिहास, संस्कृति और साहित्य। हुआ क्लियर? जिसके अंतर्गत हमने कल कर चुका था वैदिक साहित्य से या वैदिक काल में जो मध्य प्रदेश पीएससी है, जिनका संबंध एमपी की हिस्ट्री से रहा है, उससे जितने क्वेश्चन आ चुके हैं वो सभी क्वेश्चन को शामिल कर लिया गया था, जिसके अंतर्गत हमने कुछ पीवाईक्यू किया था और उसके साथ हम आज करेंगे उसके कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट। और आज हम शुरू कर देंगे मौर्य काल का संबंध एमपी से क्या था और उसके जो पीवाईक्यू आ चुके हैं वो सभी क्वेश्चन इसमें लिया जाएगा। तो प्लीज़ लेक्चर वॉच करना। जैसे कि हमने पढ़ा था कि मध्य प्रदेश की हिस्ट्री का संबंध भगवान राम और भगवान कृष्ण से है। हुआ क्लियर? उसी प्रकार जो महाभारत है उसमें भी जब युद्ध हुआ था महाभारत का, तो इस युद्ध में कौरव और पांडव की ओर से कुछ राजवंश थे, कहाँ के? मध्य प्रदेश के। उन्होंने उनकी तरफ से युद्ध किया था। तो क्वेश्चन ये आएगा आपको कि कौरव या पांडव के मध्य जो युद्ध हुआ था उसमें कौरव की तरफ से किसने साथ दिया था और पांडव की तरफ से किसने साथ दिया था। ठीक है, जैसे कि महाभारत युद्ध में द्वापर युग में कौरव और पांडव के मध्य युद्ध हुआ था, ये सभी जानते हो आप। ठीक है, और जो महाभारत का युद्ध है ये कुल 18 दिन चला था। वह क्लियर? इसलिए इसमें 18 पर्व है और यहीं पर ही जो भीष्म पर्व है उसके अंतर्गत दिया है भगवान कृष्ण के द्वारा बोली गई गीता। लेकिन महाभारत लिखा किसने है? महाभारत लिखा है वेद व्यास ने। इसलिए कभी क्वेश्चन आपको आता है कि गीता किसके द्वारा लिखी गई है, तो वो वेद व्यास द्वारा गीता लिखी गई है, ध्यान रखना। ठीक है, दूसरी चीज, महेश्मती, अवंती, विदर्भ और निषादों ने कौरव की तरफ से, कहां पर? कौरव की तरफ से युद्ध किया था। ठीक है, दूसरी ओर जो वत्स है, काशी है, मत्स्य है, चेदी है, इन्होंने पांडव की ओर से युद्ध किया था। तो ये जो दो फैक्ट है आपको, ये दोनों फैक्ट आपको याद होना चाहिए कि जो महेश्मती है और अवंती है, कम से कम जो महाजनपद रही है, ठीक है, उसका ध्यान रखना कि जो अवंती है, जो मध्य प्रदेश की महाजनपद थी, इस अवंती ने युद्ध में भाग लिया था महाभारत के, लेकिन वो कौरव की तरफ से लिया था, ये ध्यान रखना। हुआ क्लियर? जो अवंती है उसने महाभारत में शामिल हुआ था, लेकिन वो कौरव की तरफ से युद्ध किया था, ध्यान रखना। ठीक है, दूसरी ओर जो काशी, वत्स और मत्स्य और चेदी, इन्होंने पांडव की ओर से युद्ध किया था। ये क्वेश्चन जहां तक पूछ चुका है, अगर नहीं पूछा है तो संभावना यह है कि पूछेगा कि ये क्वेश्चन कर लेगा कि महाभारत में कौरव की ओर से किसने युद्ध किया था। वहां 4 ऑप्शन रहेंगे, तो आपको ये कम से कम जो अवंती है इसका ध्यान रखना कि अवंती जो राज्य था, जो महाजनपद था, वो है कौरव की ओर से महाभारत युद्ध में शामिल हुआ था। वह क्लियर? और पांडव की ओर से चेदी, मत्स्य, काशी, वत्स और दशहरा ने साथ दिया था। वह क्लियर? ये ध्यान रखना। दूसरा फैक्ट है कि वैदिक काल में नर्मदा का नाम रेवा था। हम पढ़ चुके थे कि नर्मदा का नाम जो रेवा है, ये यजुर्वेद का जो शुक्ल यजुर्वेद है उसका जो ब्राह्मण है, शतपथ ब्राह्मण में इसका उल्लेख है। वह क्लियर? ये ध्यान रखना कि जो नदी सूक्त है, ये जो 10वां मंडल है, 10वां मंडल है किसके? ऋग्वेद का। ठीक है, उसमें दिया है, उसमें नदी सूक्त दिया गया है, नदी सूक्त। ठीक है, इसमें जो है 21 नदियों का उल्लेख है, लेकिन जो ऋग्वेद है उसमें टोटल 25 नदियों का उल्लेख है। वह क्लियर? ध्यान रखना। अगर आपसे क्वेश्चन करता है कि ऋग्वेद में कितनी नदियों का उल्लेख है, तो उसका आंसर हो जाएगा 25। लेकिन क्वेश्चन ये करता है कि 10वें मंडल में जो नदी सूक्त दिया गया है उसमें कितनी नदियों का उल्लेख है, तो वहां पर 21 नदियों का उल्लेख है। नदी सूक्त के अंतर्गत 21 नदियों का उल्लेख है और टोटल ऋग्वेद, संपूर्ण ऋग्वेद में जो 25 नदियों का उल्लेख है, ध्यान रखना। ठीक है, उसी प्रकार जो नदी नर्मदा है उसका रेवा नाम मिलता है कहां पर? वो मिलता है यजुर्वेद के शतपथ ब्राह्मण में मिलता है, ये भी ध्यान रखना। ठीक है, ये क्वेश्चन तो कर चुका है एमपीपीएससी। जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है कि इक्ष्वाकु वंश के शासक
डंडक का जो राज्य था वो मध्य प्रदेश के दक्षिण के घने जंगलों में विस्तृत था, इसीलिए यहाँ पर जो जंगल है इसका नाम क्या है, वो दंडकारण्य है। यानी कि डंडक का जो राज्य में जो वन थे उसको बोला गया दंडकारण्य, क्योंकि जंगल को बोलते हैं अरण्यक, इसलिए यहाँ पे दंडकारण्य लिखा गया है। तो ध्यान रखना, कभी क्वेश्चन कर लिया कि जो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बीच में जंगल है उसका नाम दंडकारण्य है, ये किसके नाम पर रखा गया है, तो ये इक्ष्वाकु वंश का शासक डंडक के नाम पर रखा गया है। और इक्ष्वाकु वंश में ही बाद में भगवान राम पैदा हुए थे, और उसके पहले पैदा कौन हुए थे, वो हुए थे मानधाता। और मानधाता के दो पुत्र थे, पुरुकुत्स और मुचुकुंद, और मुचुकुंद ने ही अपने पिता की नाम की नगरी बसाई थी मानधाता नाम से, जो वर्तमान में ओमकारेश्वर है। ओमकारेश्वर कहाँ पर है, तो वो खंडवा में है। वह क्लियर, ये ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट है कि जो चित्रकूट है वहां पे आपको रामघाट भरत मिलाप मंदिर के रूप में मिलता है। ये क्यों मिलता है, क्योंकि जब राम जी निकले थे वनवास के लिए तब भरत आकर वहां पर मिले थे, कहां पर, चित्रकूट में, इसलिए वहां पे रामघाट और भरत मिलाप मंदिर मिलता है। तो कभी क्वेश्चन आपको आया कि भरत मिलाप या रामघाट जो मंदिर है कहाँ मिलेगा आपको, तो ये चित्रकूट में मिलेगा। वह क्लियर। इसका मतलब ये है कि रामायण काल का सीधा संबंध किससे है, वो चित्रकूट से है। ये क्वेश्चन जो है काफ़ी जगह पूछ चुका है, इसलिए एमपीएससी 2026 में क्वेश्चन आएंगे तो आपसे वो मिस नहीं होना चाहिए, इसलिए मैंने यहाँ सारे फैक्ट को कवर कर दिया है। कुछ विद्वान जो है ये कहते हैं कि जो पुरुकुत्स है और रेवा के पुत्र कौन थे, वो मुचुकुंद थे। लेकिन ध्यान रखना, जो हिंदी ग्रंथ अकादमी है वहां बोला गया है कि पुरुकुत्स और मुचुकुंद जो है इक्ष्वाकु वंशीय मानधाता के पुत्र थे, और मानधाता नगरी जो है ये बसाई थी किसने, उन्हीं के पुत्र मुचुकुंद ने, जो वर्तमान में ओमकारेश्वर है। ओमकारेश्वर कहाँ पर है, ये खंडवा जिले में स्थित है। वह क्लियर, ये ध्यान रखना, ठीक है। यहाँ पे लिखा है नागों और गंधर्वों का संघर्ष। मैंने कल बताया था आपको कि पुरुकुत्स का विवाह हुआ था नाग कन्या नर्मदा से। तो जो नदी नर्मदा है एमपी की सबसे लंबी नदी, ये एक्चुअली नाग कन्या थी। और जब नाग कन्या थी तो नाग कन्या का विवाह हुआ किससे, जो मानधाता के पुत्र थे, कौन, पुरुकुत्स से विवाह हो गया इनका। तो सिंपल सी बात है, जो पुरुकुत्स और गंधर्वों के बीच में क्या होगा, संघर्ष होगा। और इसमें क्या, पुरुकुत्स की एक महत्वपूर्ण भूमिका थी, इसलिए जो नागों ने गंधर्वों को हरा दिया। तो क्वेश्चन आपको सिंपल सा आएगा कि नागों ने किसको हराया, तो गंधर्वों को हराया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ लेगा आपसे कि नागों को गंधर्व ने हराया, उसमें महत्वपूर्ण मोस्ट आईएमपी जो भूमिका थी किसकी थी, वो पुरुकुत्स की थी। क्यों थी, क्योंकि पुरुकुत्स कौन थे, इनके दामाद थे, यानी कि नाग कन्या नर्मदा के पति कौन थे, वो थे पुरुकुत्स। और पुरुकुत्स ने ही नर्मदा को रेवा नाम दिया था, और रेवा नाम का मिलता है ये यजुर्वेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है शतपथ ब्राह्मण में मिलता है। अब यहां से शुरू होंगे क्वेश्चन। ये क्वेश्चन वो क्वेश्चन है जो मध्य प्रदेश और मौर्य काल का संबंध जिससे रहा है, वो क्वेश्चन यहाँ पे किया गया है। तो यहाँ से क्वेश्चन शुरू होंगे मौर्य कालीन इतिहास, कहाँ का, मध्य प्रदेश का। पहले क्वेश्चन कर लिया उसने, चंडप्रद्योत किस प्राचीन गणराज्य के राजा थे। तो इस क्वेश्चन का संबंध किससे है, वो है ये जो इमेज दिख रही है, ये इमेज है जीवक की, ये इमेज दिख रही है आपको बुद्ध की, इनसे है। और ये बौद्ध महास्तूप वैश्य टेकरी उज्जैन से भी है। कहानी ये है कि जो चंडप्रद्योत है और जो बिंबिसार था, कहाँ का, मगध का राजा बिंबिसार और चंडप्रद्योत जो है आपस में साड़ू भाई थे। वह क्लियर। लेकिन जो चंडप्रद्योत है उसे हो जाता है पांडु रोग, और पांडु रोग हो जाता है तो जो चंडप्रद्योत है वो बिंबिसार से मांगता है सहायता। इसी के लिए बिंबिसार जो है अपना राजवैद्य किसे, जीवक को भेजता है। और ये जो इमेज दिख रही है आपको, ये एक्चुअली जीवक की इमेज है। जीवक जाते हैं कहाँ पर, वो जाते हैं अवंती, यानी कि चंडप्रद्योत कहाँ का राजा होता है, वो होता है अवंती का। वो जाते हैं अवंती, और अवंती में चंडप्रद्योत की जो पांडु रोग है उसका इलाज करते हैं। जब चंडप्रद्योत का पांडु रोग ठीक हो जाता है तो स्वागत के रूप में चंडप्रद्योत जो है
चीवर यानी कि सॉल भेजते हैं किसे? जीवक को। और जीवक जो हैं ये भगवान बुद्ध के रहते हैं अनुयायी। तो वो जो सॉल है जिसे चीवर कहा जाता है, वो सॉल भेजते हैं किसे देते हैं? वो देते हैं भगवान बुद्ध को देते हैं। और इस प्रकार जो है भगवान बुद्ध अंतिम समय तक वो सॉल उड़ते रहते हैं। वह क्लियर? ठीक है। लेकिन क्या होता है कि जब भगवान बुद्ध की मृत्यु हो जाती है तो इनकी मृत्यु के पश्चात इनके जो अवशेष हैं वो 8 राज्यों में बांट दिए जाते हैं और इसी प्रकार 8 जगह पे स्तूप बनाए जाते। लेकिन चंड प्रद्योत को भगवान बुद्ध की अस्थियों के अवशेष प्राप्त नहीं होते, इसीलिए भगवान बुद्ध की जो सॉल होती है, जो जीवक देता है, जो चंड प्रद्योत भी जीवक को दिया था, वो ही सॉल देते हैं किसे? चंड प्रद्योत को देते हैं। वह क्लियर? चंड प्रद्योत को सॉल देते हैं, प्लस जहां पे भगवान बुद्ध बैठ के तपस्या करते हैं वो नीचे की पट्टी देते हैं किसे? वो देते हैं चंड प्रद्योत को। वह क्लियर? लेकिन चंड प्रद्योत की तब तक मृत्यु हो जाती है, इसीलिए इनकी जो पत्नी होती है गोपाल नाम की, वो भी जो है बौद्ध अनुयायी होती है, इसलिए वो उज्जैन में जो है महास्तूप की स्थापना करती है, जिसके अंतर्गत भगवान बुद्ध की सॉल और भगवान बुद्ध जिस चटाई पर रहकर तपस्या करते हैं वो इसके अंतर्गत है। इस पर बनाया जाता है स्तूप। लेकिन सवाल उठता है कि इसे वैश्य टेकरी क्यों कहते हैं? इसके पीछे कहानी ये है कि अशोक की पत्नी होती है देवी, और देवी जो है इस स्तूप का जीर्णोद्धार कराती है, यानी इस स्तूप को दोबारा से बनाती है। लेकिन क्या होता है कि जो देवी है ये वैश्य वर्ण की होती है, इसलिए इसका नाम जो है वैश्य टेकरी कर दिया जाता है। वह क्लियर? तो यहाँ पे आप पूरी कहानी समझ गए होंगे कि किस प्रकार से चंड प्रद्योत की पांडु रोग को ठीक करने के लिए जीवक आया और जीवक को मिली सॉल दिया बुद्ध को, और बुद्ध की सॉल मृत्यु के बाद मिली चंड प्रद्योत को। चंड प्रद्योत की पत्नी ने बनाई है एक बौद्ध स्तूप, और उसी बौद्ध स्तूप का जीर्णोद्धार कराया था किसने? अशोक की पत्नी देवी ने। वो थी वैश्य वर्ण की, इसलिए इसका नाम वैश्य रखा गया। तो इस क्वेश्चन का आंसर चंड प्रद्योत जो है ये अवंती का राजा था। ये ध्यान रखना कि अवंतिका का प्रतापी शासक कौन था? वो था चंड प्रद्योत। और ये क्वेश्चन MPPSC 2019 में आया था। वह क्लियर? ध्यान रखना। कभी ये क्वेश्चन करता है कि वैश्य टेकरी कहाँ पर है, तो ये उज्जैन में, ध्यान रखना। इसे आप पढ़ लेना चंड प्रद्योत। ठीक है। बिंबिसार का क्या था? मित्र भी था और ये सड़ुभा भी था। और बिंबिसार इसको हुआ था पांडु रोग हुआ था, इसलिए बिंबिसार का एक राजवैद्य जीवक था, उसको यहाँ भेजा गया था। पूरी कहानी जानते हो आप। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमिलित नहीं है? ठीक है। क्या बोला यहाँ पर? नहीं है। ध्यान रखना कि याला जो एग्जाम होने वाला है वो होने वाला आपका माइनस मार्किंग। तो ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना, कहाँ पर नहीं लिखा है इसको ध्यान से पढ़ना, नहीं तो आप नहीं पढ़ोगे और आंसर को गलत टिक करके जाओगे तो आपका नंबर कट जाएगा। ठीक है। ध्यान रखना इस चीज का। यहाँ जो क्वेश्चन करा है ये एक्चुअली असिस्टेंट प्रोफेसर, ठीक है, एग्जाम जो फेज 2 होता है वहाँ क्वेश्चन है, काफी डीप क्वेश्चन पूछते हैं वो लोग। ठीक है। तो ध्यान रखना जो मौर्य काल है इसके 4 प्रांत है। कितने? 4 प्रांत है। ठीक है। तो 4 प्रांत की 4 क्या थी? वो थी राजधानी। जैसे कि उत्तरापद की जो राजधानी थी ये थी तक्षशिला। हुआ क्लियर? जो दक्षिणापथ है उसकी राजधानी थी स्वर्णगिरी। ठीक है। अवंती की क्या थी? वो थी उज्जैनी। और जो मध्य प्रांत यानी प्राची की थी वो थी पाटलिपुत्र। इस प्रकार से इसका जो आंसर हो जाता है वो हो जाता है ऑप्शन ए। जो उत्तिचा था उसकी स्वर्णगिरी नहीं थी। एक्चुअली जो स्वर्णगिरी है ये कर्नाटक राज्य यानी कि दक्षिण भारत की राजधानी थी मौर्य काल के दक्षिण प्रांत की। वह क्लियर? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा कि यहाँ पूछा है कौन सा नहीं है। वह क्लियर? ये ध्यान रखना। कभी ये क्वेश्चन आपको आता है कि प्राचीन काल में कितने महाजनपद थे, तो वो थे 16 महाजनपद थे, जिसमें से 2 महाजनपद आपको याद होना चाहिए। एक है मगध,
ठीक है, और एक है अवंती। ये दोनों क्या होना चाहिए, ये जो है सबसे शक्तिशाली थी और ये जो है क्षेत्रफल में सबसे बड़ी थी। अवंती जो महाजनपद थी ये क्षेत्रफल में सबसे बड़ी थी और जो मगध है ये सबसे शक्तिशाली थी। इसलिए अवंती इतनी बड़ी थी कि इसकी दो राजधानी थी। उत्तरी अवंती की थी उज्जैनी और दक्षिणी अवंती की थी महेशमती। तो आपको दोनों याद होना चाहिए कि आपका एग्जाम जो है ये मध्य प्रदेश का है। तो आपसे क्वेश्चन ये कर लिया है कि उत्तरी अवंती की राजधानी क्या थी, ये उज्जैनी थी, और दक्षिणी अवंती राजधानी क्या थी, ये महेशमती थी। क्योंकि 16 महाजनपद में सबसे बड़ा महाजनपद कौन सा था, वो था अवंती। सबसे शक्तिशाली पूछेगा तो वो था मगध। वह क्लियर, ध्यान रखना, ठीक है। और ये ध्यान रखना कि चीनी यात्री आया था, उसका नाम था ह्वेंसांग। ह्वेंसांग ने उज्जैन का उल्लेख किया है, क्या नाम से उल्लेख किया है, वो किया है ऊसुयेना। जो ऊसुयेना है ये किसने उल्लेख करा है, ये उल्लेख करा है ह्वेंसांग ने, उज्जैन का उल्लेख करा है ऊसेयेना। तो कभी आपको ये क्वेश्चन आता है कि ह्वेंसांग ने या ह्वेंसांग ने उज्जैन का उल्लेख किस नाम से किया है, तो आपको याद होना चाहिए ऊसेयेना। आपको नाम याद होना चाहिए कि इसका उल्लेख किसने किया है, ह्वेंसांग ने किया है उज्जैन का। वह क्लियर, ये ध्यान रखना। एक बौद्ध ग्रंथ है उसका नाम है दीपवंश। दीपवंश से बताया गया है कि राजा अच्युतगामिनी ने उज्जैन नगरी की स्थापना की थी। तो कभी यह क्वेश्चन आ जाए कि उज्जैन नगरी की स्थापना किसने किया था, वो किया था अच्युतगामिनी ने। इसका उल्लेख कहाँ किया गया, इसका उल्लेख किया गया है बौद्ध ग्रंथ दीपवंश में। काकनाद का आधुनिक नाम क्या है, तो ध्यान रखना जो सांची है इसका जो है सदी के अकॉर्डिंग नाम बदल चुके हैं। इसके 4 नाम मिलते हैं हमें, ठीक है। पहला नाम मिलता है वो है विदिशगिरी, ठीक है। दूसरा नाम मिलता है चेतीगिरी, ठीक है। तीसरा नाम मिलता है वो है कांकड़ाओं, और चौथा नाम मिलता है वो मिलता है काकड़ाएं, ठीक है। तो ये आपको चारों नाम मिलेंगे और ये चारों नाम किसके हैं, ये है सांची के। हुआ क्लियर, ये ध्यान रखना। जैसे कि सांची के बारे में जान लेना कि सांची जो है रायसेन जिले में स्थित है और यहाँ पर मौर्य सम्राट अशोक ने अपनी पत्नी के कहने पर एक सांची स्तूप का निर्माण कराया था। और ध्यान रखना कि जो सांची का स्तूप है ये सबसे बड़ा स्तूप है, सबसे बड़ा स्तूप है, ठीक है। और कभी आपसे क्वेश्चन कर ले कि सबसे प्राचीन कौन सा स्तूप है, ठीक है, तो वो है पीपरवाहा। पीपरवाहा जो स्तूप है ये सबसे प्राचीन स्तूप है और सबसे बड़ा पूछेगा तो वो है सांची स्तूप है। हुआ क्लियर। और ये ध्यान रखना कि जो स्तूप है उसकी संख्या 3 में महामोगलायन और सारीपुत्र की अस्थियां रखी गई है। और ये भी ध्यान रखना कि सांची स्तूप को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल कर लिया गया। कब, वो कर लिया गया है 1989 को शामिल कर लिया गया है। ये सारे फैक्ट जो है एग्जाम में पूछ चुके हैं, तो ध्यान रखना। विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल सांची का प्राचीन नाम क्या है, ये क्वेश्चन 2020 में कर चुका है। इसका आंसर आप जानते हो, वो है काकनाद, ठीक है। 4 नाम मिलेंगे आपको, काकनाद, काकड़ांव, काकड़ें, विदिशागिरी या चेतीगिरी, ये सभी नाम जो है सांची के, ठीक है। सांची स्तूप से जितने क्वेश्चन आ सकते हैं इसे बता चुका हूँ। सबसे बड़ा पूछेगा सांची स्तूप, सबसे ओल्ड पूछेगा पीपरवाहा स्तूप। हुआ क्लियर। सांची स्तूप का निर्माण किसने कराया था, सांची स्तूप का निर्माण कराया था किसने, वो कराया था ऑप्शन डी अशोक ने। हुआ क्लियर, ठीक है। सबसे प्राचीन कौन सा है, पीपरवाहा। सबसे बड़ा कौन सा है, सांची है, ठीक है। जिला कौन सा है, रायसेन। हुआ क्लियर। जैसे कि देखना मौर्यकालीन स्तूप, ठीक है। सांची का स्तूप एक है, तुमेन स्तूप एक है, ठीक। रायसेन स्तूप, बौद्ध महास्तूप और भरत स्तूप। हुआ क्लियर। तुमेन स्तूप में बोला गया है राजा को सूर्य की भांति बताया गया है, ये भी क्वेश्चन कर चुका है, ठीक है। मौर्यकालीन सिक्के, मौर्यकालीन नगर, तो ध्यान रखना मध्य प्रदेश में जो मौर्यकालीन नगर थे वो था उज्जैन, ग्वालियर, विदिशा, महेशमती, सांची। हुआ क्लियर।
दूसरी चीज, ठीक है, बौद्ध महास्तूप जो है ये उज्जैन में है, अशोक ने बनाया है, वैष्ट टेकरी के रूप में इसे जाना जाता है। और इस वैष्ट टेकरी में भगवान बुद्ध की सॉल रखी गई है, जो सॉल चंड प्रद्योत ने जीवक को दी थी, जीवक ने बुद्ध को दी, बुद्ध की मृत्यु के बाद वही सॉल चंड प्रद्योत मिल गई और उनकी पत्नी ने एक बना दी स्तूप जिसमें सॉल और उनकी बैठने की चटाई थी, ठीक है। बाद में अशोक की पत्नी आती है और उस स्तूप को अच्छे से बनाती है, लेकिन जो अशोक की पत्नी होती है वो वैश्य वर्ण की होती है, इसलिए इसे वैश्य टेकरी कहा जाता है। वह क्लियर, जो उज्जैन जिले में स्थित है। ये सारे फैक्ट आपको याद होना चाहिए, ठीक है। रायसेन स्तूप, सतधारा स्तूप, सोनारी स्तूप, अंधेरी स्तूप, ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। ये ध्यान रखना कि जो स्तूप है, क्वेश्चन आता है कि अशोक का नाम अशोक कहाँ मिलता है, तो एक स्तूप कौन सा है, वो है गुर्जरा अभिलेख, उसमें अशोक का नाम अशोक मिलता है। ये क्वेश्चन कर चुका है, ध्यान, ठीक है। उसी प्रकार क्वेश्चन करेगा आपसे कि किस किस जिले में कौन कौन से स्तूप है। जैसे गुर्जरा अभिलेख जो है दतिया में है, ठीक है। पन्न गुडरिया जो अभिलेख है ये सीहोर में है। सांची स्तूप रायसेन में है, ठीक है। कसराव स्तूप, छोड़ दो इसको, सारो मारो जो अभिलेख है ये शहडोल में है। तो आपको यहाँ से एक होना चाहिए वाला फैक्ट, कौन सा, गुर्जर अभिलेख कहाँ, दतिया में है, पन गुडरिया अभिलेख सीहोर में है और सारो मारो जो अभिलेख है वो शहडोल में है। ये इतने आपको याद होना चाहिए। और ध्यान रखना कि रूपनाथ अभिलेख जो है ये कटनी जिले में स्थित है और ये हमें जो है मौर्यकालीन जानकारी देता है। वह क्लियर, ठीक है। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्तूप के तोरण द्वार पर अशोक एवं उनकी 2 रानियों के साथ बोधि वृक्ष तीर्थयात्रा का अंकन मिलता है। तो सांची स्तूप में सम्राट अशोक को उनकी 2 रानियों के साथ पवित्र बोधि वृक्ष की यात्रा का जो चित्रण है ये एक्चुअली दर्शाया गया है सांची स्तूप में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सांची स्तूप। ये जो चित्रण है ये बौद्ध धर्म में अशोक की गहरी श्रद्धा और बोधि वृक्ष से उनके व्यक्तिगत संबंध को उजागर करता है और इसका बौद्ध इतिहास में काफी महत्वपूर्ण स्थान है, इसलिए ये क्वेश्चन किया है। ये क्वेश्चन कब आया है, 2022 को आया है प्री में। वह क्लियर, ये ध्यान रखना, ठीक है। मैं क्या करूंगा, एक लेक्चर लाऊंगा सांची स्तूप पर। सांची स्तूप में हम उसमें बात करेंगे जितने क्वेश्चन यूपीएससी हो, पीएससी हो, एमपीपीएससी हो या वनडे एग्जाम हो, इन सभी एग्जाम में जितने क्वेश्चन अब तक सांची स्तूप से आ चुके हैं इन सभी क्वेश्चन को उसमें लिया जाएगा, ठीक है। ताकि जो भी क्वेश्चन, जैसे कि इस प्रकार क्वेश्चन जो आते हैं, ठीक है, ये क्वेश्चन आपसे नहीं बनता, ठीक है, ये बन जाता कि सांची स्तूप में दिया है लेकिन यहाँ पे आपको 2-3 स्तूप दे देता तो वो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता। तो इसीलिए सांची पे एक छोटा सा चला लूंगा मैं, ठीक है, ताकि वहां से क्वेश्चन उठते हैं तो आपसे वो बन जाए। 26 के प्री में आते हैं तो आपसे वो दिक्कत न करे, ठीक है। मध्य प्रदेश के किस स्थान में सम्राट अशोक के अभिलेख प्राप्त नहीं होते। बता चुका हूँ इसका आंसर मैं कि सांची मिलते हैं, पनगुडरिया आपको पता है कहाँ पर है, ये सीहोर में, ठीक है। सारो मारो शहडोल में, गुर्जरा यहाँ पे दतिया, यहाँ पे अशोक का नाम अशोक मिलता है, सागर में इसका उल्लेख नहीं है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। इसीलिए मैंने आपको बताया था यहाँ पे गुर्जर अभिलेख दतिया में है, ठीक है, पनगुडरिया सीहोर में है, सांची रायसेन में है, सारो मारो जो है शहडोल में है और एक उज्जैन में भी है, ठीक है। ये सारे जिले आपको याद होना चाहिए ताकि क्वेश्चन आते हैं तो आप ऐसे क्वेश्चन को आराम से हैंडल कर लोगे। सागर उल्लेख तो किया ही नहीं गया है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ बोला है कौन सा नहीं है। वह क्लियर, ध्यान रखना। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के सांची अभिलेख में का उल्लेख मिलता है। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के सांची अभिलेख में सांची स्थित बौद्ध प्रतिष्ठान को उनके द्वारा दिए गए दान और उनके सैनिक अधिकारी आम्रक्रवध, क्या नाम है उसका, वो नाम है आम्रकारदव का उल्लेख मिलता है, जो सैकड़ों युद्ध का विजेता था। यह अभिलेख गुप्त काल के 93 वर्ष का है, यानी कि 412 के आसपास होगा। वह क्लियर, इसका आंसर क्या है, वो है ऑप्शन बी। ये क्वेश्चन काफी डिफिकल्ट है, वो इसलिए है क्योंकि ये क्वेश्चन कौन सा है, ये है असिस्टेंट डायरेक्टर कल्चर डिपार्टमेंट का एग्जाम है 2025 में हुआ था उसका है। ये मैंने इसलिए लिया है कि जितने भी अगर मान लो डिफिकल्ट क्वेश्चन करता भी है आपका
MPPSC 2026 में, तो वो आपको मिस नहीं होना चाहिए, ठीक है। एक बार क्या हुआ था, 2022 का फॉरेस्ट मेंस हुआ और जस्ट उसके 1 महीने बाद हुआ MPPSC का प्री हो गया। फॉरेस्ट मेन से 5 क्वेश्चन डायरेक्ट आए थे, किसमें, MPPSC प्री में आए थे। इसीलिए ये क्या करता है कि ये जो एग्जाम है, ये जो क्वेश्चन है, ये उठा दे देगा आपको PSC प्री में, तो आप वहाँ हो जाओगे ढेर। इसलिए यहाँ पे ध्यान रखना कि जितने क्वेश्चन बता रहा हूँ मैं, उसको ध्यान से पढ़ लेना, और आप जो एक्स्ट्रा पढ़ोगे वो तो आपको काम आएगा, परंतु जो क्वेश्चन बता रहा हूँ मैं यहाँ पर, ये क्वेश्चन जो है मध्य प्रदेश PSC कम से कम 15 या 20 एग्जाम लेता है, वो सारे एग्जाम के क्वेश्चन यहाँ पे लिए गए, ठीक है। इसलिए इस सीरीज को मिस नहीं करना। बरहुत स्तूप का विकास किस काल में हुआ है, ठीक है। अगर यहाँ पे क्वेश्चन करता आपको कि बरहुत स्तूप का निर्माण किस काल में हुआ है, तो वो हुआ है मौर्य काल में। किसने किया है, तो अशोक द्वारा किया गया था। लेकिन यहाँ पूछा है उसने, विकास पूछा है, और विकास जो है ये शुंग काल में हुआ है। हुआ क्लियर। ये क्वेश्चन जो है आपका एनिमल हस्बेंड्री ऑफ वेटनरी साइंस का है, 2024 में कर चुका है, ठीक है। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। विकास पूछा है, निर्माण पूछा है, ठीक है। विकास पूछा है तो इसका आंसर क्या जाएगा, वो हो जाएगा शुंग काल। जो अलेक्जेंडर कनिंघम था, उसने इसको 1873 में खोजा था, ठीक है। और इस स्तूप पर अंकित चित्र भगवान बुद्ध की आत्मज्ञान की यात्रा, यक्षों की कहानी, इस अवधि के दौरान रोजमर्रा की जिंदगी का विवरण, ऐसे छोटे छोटे विवरण बताए गए हैं किसमें, बरहुत स्तूप में। हुआ क्लियर। तो ऑप्शन 20 का सही आंसर हो जाएगा। शुंगों के पूर्वज मूलतः किस स्थान के थे, ये क्वेश्चन जो है मध्य प्रदेश प्री के 2018 में कर चुका है। ध्यान रखना कि एक जैन लेखक है, उनका नाम है मेरुतुंग, ठीक है। मेरुतुंग द्वारा रचित है क्या, थेरावाली ग्रंथ। थेरावाली ग्रंथ जो है ये उज्जैन के शासकों की वंशावली और पुष्यमित्र का उल्लेख करता है। इसमें बताया गया है कि शुंग की जो उत्पत्ति कहाँ से हुई है, उज्जैन में हुई है। तो ऑप्शन ए, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आपको ध्यान रखना है, मेरुतुंग की एक ग्रंथ है, वो है थेरावाली, जिसमें बताया गया है कि उज्जैन से ही शुंगों का उत्पत्ति हुई है। हुआ क्लियर। ये क्वेश्चन कर चुका है, तो आपसे ये कर लेगा कि ऐसा कौन सा ग्रंथ है जहां पे शुंगों की उत्पत्ति के बारे में बताया है, तो वो है मेरुतुंग का थेरावाली ग्रंथ। हुआ क्लियर। इसलिए ध्यान रखना है, ग्रंथ भी आपको याद होना चाहिए। जैसे ये जो इमेज दी है, इससे बताया गया है शुंगों का परिचय। शुंग कहाँ के थे, शुंग जो है मूलतः उज्जैन के थे। ये कौन थे, ब्राह्मण राजवंश के थे। और शुंग वंश की स्थापना किसने किया था, ये किया था पुष्यमित्र शुंग ने। हुआ क्लियर। और शुंग जो है ये एक्चुअली जो मौर्य काल का अंतिम शासक हुआ है, कौन, वृत्रथ की हत्या करता है पुष्यमित्र शुंग, और शुंग वंश की स्थापना करता है। शुंग की राजधानी 2 होती है, एक होती है मगध और दूसरी होती है विदिशा। हुआ क्लियर। ये क्वेश्चन कर चुका है कि शुंगों की राजधानी कौन सी है, तो वो थी विदिशा। हुआ क्लियर। आपको ये कंटेंट याद होना चाहिए कि ये संबंध किससे है, वो आपका मध्य प्रदेश से है, इसलिए। हुआ क्लियर। उस यूनानी राजदूत का नाम बताया जिसने बेस नगर में गरुड़ स्तंभ की स्थापना की थी, उसका नाम था हेलियोडोरस। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। हुआ क्लियर। जो हेलियोडोरस है ये एक्चुअली तक्षशिला का शासक हुआ है, एंटिओकस का राजदूत था। हुआ क्लियर। और ये भारत में आया, भारत में कब आया, उसमें शासक था कौन, भागभद्र। कौन था, भागभद्र था। भागभद्र जो है ये एक्चुअली भागवत धर्म का अनुयायी था। इसी को इम्प्रेस करने के लिए हेलियोडोरस ने एक खंभ यानी कि एक गरुड़ स्तंभ की स्थापना की थी। कहाँ पर, वो की थी विदिशा में। कहाँ पे की थी, विदिशा यानी कि बेस नगर में की थी, ध्यान रखना, ठीक है। इसके कुछ अन्य नाम भी हैं, वो है बाबा खंभ, ठीक है, गरुड़ स्तंभ, गरुड़ ध्वज, इस नाम से भी ये जाना जाता है, ठीक है। इसकी एक कहानी है, लेक्चर बहुत लंबा हो चुका है, बता दूंगा मैं कभी कि इसकी कहानी क्या है, ठीक है। तो उससे आपको जब भी क्वेश्चन आएगा नेक्स्ट में टकराएगा वो तो कहीं ना कहीं, ठीक है।
तो वहाँ मैं इसकी कहानी बता दूंगा कि अभी का लेक्चर बहुत लंबा हो चुका है इसलिए, ठीक है। तो यहाँ से आपको ध्यान रखना है कि जो हेलियोडोरस स्तंभ है इसका संबंध जो है भागवत धर्म या वैष्णव धर्म से है। जो हेलियोडोरस है ये एक्चुअली तक्षशिला का शासक कौन, एंटियाल कोशक का ये क्या था, राजदूत था, ठीक है। और ये भागभद्र के समय यहाँ पर आया था और इसने विदिशा में ही हेलियोडोरस गरुड़ स्तंभ या बाबा खम्ब नामक एक स्तंभ की स्थापना की थी, ठीक है। बाबा खम्ब क्यों बोलते हैं बताऊंगा मैं इसकी कहानी, ठीक है। अभी यहाँ लेक्चर लंबा हो रहा है इसलिए यहाँ पे हम इसको स्टॉप करते हैं, ठीक है। इसका आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। मालव संवत इस नाम से जाना जाता है। तो ध्यान रखना, गर्दभिल्ल वंश के शासक हुए हैं विक्रमादित्य। विक्रमादित्य ने शकों का निष्कासन किया था, इसीलिए उनने 57 ईसा पूर्व एक विक्रम संवत की स्थापना की। लेकिन विक्रम संवत को ही प्रारंभ में बोला गया कृत संवत और मालव गणराज्य के प्रति आस्था के कारण इसका बाद में नाम हुआ मालव संवत। तो आपको मालव संवत आता है, कृत संवत आता है या विक्रम संवत आता है, ये सब एक ही संवत है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। हुआ क्लियर, ये ध्यान रखना। जिसकी स्थापना जो है गर्दभिल्ल वंश के संस्थापक गर्दभिल्ल राजा के पुत्र हुए हैं महान शासक विक्रमादित्य ने शकों के निष्कासन के फलस्वरूप कराया था विक्रम संवत, जिसे ही प्रारंभ में कृत संवत बोला गया, इसी का नाम बाद में मालव संवत हो गया। मालव आए, कृत आए, विक्रम आए, सब एक ही है। हुआ क्लियर, ये ध्यान रखना। मध्य प्रदेश में मालवा क्षेत्र में प्राचीन राजवंश शुंगों के बाद कौन आए थे? तो ध्यान रखना, सबसे पहले थे मौर्य। मौर्य का जो अंतिम शासक हुआ है वो हुआ है वृत्रत। वृत्रत की हत्या किया पुष्यमित्र शुंग ने और शुंग वंश की स्थापना किया। शुंग वंश के बाद आए कणव वंश और कणव वंश का जो अंतिम शासक हुआ है वो हुआ है सुशर्मा। सुशर्मा की हत्या किया किसने? सिमुक ने, और सिमुक ने ही सातवाहन वंश की स्थापना किया। इस प्रकार से शुंगों के बाद मध्य प्रदेश में किसने राज किया है? वो किया है सातवाहन ने। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। हुआ क्लियर। तृतीय शताब्दी में बोधि वंशी राजाओं का अधिकार किस क्षेत्र में था? ये था ऑप्शन बी त्रिपुरा। इसकी कहानी क्या होती है हम आगे नेक्स्ट लेक्चर में समझेंगे। हुआ क्लियर। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। इसकी पीडीएफ मिल जाएगी आपको मीमांसा एकेडमी के टेलीग्राम ग्रुप में, तो प्लीज ज्वाइन कर लीजिए उसे।